आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोतरा कक्षा 9वीं अध्याय 8 गति भाग 3। मैं जितेंद्र गहलोत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लगा सकती है। अर्थात जैसे कि एक यात्रा हम यदि साइकिल से करते हैं, वही यात्रा हम हवाई जहाज़ से करते हैं तो उसके अंदर, या हम एक कार से करते हैं तो उसके बीच में बहुत ही अधिक अंतर हो सकता है। इनमें से कुछ का वाहन बहुत तेज़ चलता है तो कुछ की गति बहुत धीमे होती है। वस्तुओं की गति करने की ये दर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। तो वहीं वस्तुओं द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त हो सकती है। अर्थात किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, उसे हम चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात जब चाल निकाली जाती है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है टी। इसलिए चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है, क्योंकि दूरी का छोटा मात्रक मीटर है, वहीं समय का छोटा मात्रक सेकंड भी है। किलोमीटर प्रति घंटा यानी मीटर का बड़ा मात्रक, वहीं समय का भी बड़ा मात्रक। अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हम केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं की गति नियत हो, अर्थात एक समान दिखाई दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अधिकतर वस्तुएं समान अवस्थाओं में वस्तुएं गति समान अवस्था में नहीं होती। अर्थात अधिकतम वस्तुएं उनके वेग में असमानताएं होती है, विभिन्नताएं होती है। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत साल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात वस्तु की औसत साल उसके द्वारा तय की गई दूरी और कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल और वेग में एक अंतर होता है। चाल अदिश राशि है, अर्थात चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। वहीं वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों ही मीटर में मापी जाती है और समय दोनों के लिए सेकंड में होता है। इसलिए इन दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही लिया जाता है। अर्थात वेग का फॉर्मूला भी दूरी बटा समय होता है और चाल का फॉर्मूला भी दूरी बटा समय होता है। दोनों की दूरी में केवल इतना सा अंतर होता है कि चाल हेतु ली गई दूरी उसके पथ पर निर्भर करती है, वहीं वेग की दूरी सीधे विस्थापन पर निर्भर करती है, अर्थात सीधी दूरी पर निर्भर करती है। वेग को v बराबर s बटा टी, अर्थात वेग बराबर दूरी बटा समय के रूप में लिखा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने कुल दूरी कितनी तय की? 100। समय कितना लगाया गया? 2 घंटे, अर्थात मान कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात उस वस्तु द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये काम किया गया। वहीं कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नहीं चल सकती। अर्थात पूरे समय तक कार की चाल एक समान तो नहीं होती है, लेकिन ये एक औसत मान होगा जो इसको कुछ समय इससे अधिक तो कुछ समय से कम हो सकता है। अतः इनका एक औसत मान या एवरेज मान ले लेते हैं, जिससे कि हमें इस कार्य को या प्रश्न को हल करने में समानताएं या आसानी होती है। इसे एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं कि एक वस्तु द्वारा 16 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय लगता है, वहीं पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में वो तय कर लेता है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी?
तो वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की गई 16 मीटर पहले और फिर 16 मीटर, यानी कुल दूरी तय हुई 32 मीटर। वस्तु ने कुल समय लिया, पहले 4 सेकंड और फिर 6 सेकंड, यानी दूरी बटा समय, तो दूरी हो गई 32 और भाग दिया गया 6 का भाग गया उसके अंदर 5 बार। 5 के बाद पीछे बचे 2, 6 तिये 18, फिर बचे 2, 6 तिये 18, अर्थात 5.33 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वस्तु ने गति की। इसलिए वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकंड मानी गई। इसी प्रकार दिशा के साथ किसी भी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त कर सकते हैं तो वह राशि, अर्थात वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, उसे वेग कहा जा सकता है। अर्थात एक निश्चित दिशा में वेग चाल की वेग भी कहलाता है। अर्थात चाल जब एक निश्चित दिशा में होती है तो उसे आप वेग कह सकते हैं। अर्थात जैसे कि एक निश्चित दिशा में की गई चाल को ही वेग कहा जाता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के साथ परिवर्तित भी होता है, इसलिए ये एक ऋणात्मक मान भी हो सकता है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम इसकी गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही की जा सकती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो उस समय दिए गए वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एवरेज वैल्यू ऑफ वेग, यहाँ v बड़ा है तो वेग का एवरेज AV यानी एवरेज। औसत वेग तो प्रारंभिक वेग कितना था, वस्तु का अंतिम वेग कितना था, उन दोनों को जोड़कर जब 2 का भाग दिया जाएगा तो उसका औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। जहाँ VAV का मतलब औसत वेग है, U यानी प्रारंभिक वेग है और V वस्तु का अंतिम वेग होता है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक एक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड, जहाँ सेकंड हर में होने के कारण जब उसे अंश में लिया जाता है तो उसकी घातांक -1 में परिवर्तित हो जाती है। एक और उदाहरण क्रियाकलाप के अनुसार देखें तो यदि एक व्यक्ति बस से घर, स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को अवधि मापते हैं तो मान लीजिए कि आपके पैदल चलने की एक सामान्य स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आप एक अनुमान लगा सकते हैं। माना कि मेरे घर की दूरी में मुझे 10 मिनट का समय लगा। मेरा औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पर जब मुझे समय मिनट में लगा है तो मुझे उस समय घंटे को भी मिनट में बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात मुझे कितने मिनट्स लगे, उसकी स्पीड क्या हो गई, तो 10/60 अर्थात 1/6 घंटे मुझे समय लगा। अर्थात 1 घंटे के छठे टुकड़े में मैं घर पहुंचा। तो मेरा वेग था 4 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी स्पीड थी 1/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः वेग इंटू समय, तो 4 इंटू 1/6, तो 4 एकम 4/6, दोनों में ही 2 का भाग जाता है। अर्थात 4/6 को जब काटेंगे तो 2/3, अर्थात 2/3 किलोमीटर एक एवरेज औसत वैल्यू प्राप्त हुई। अर्थात जब 3 का भाग हम इसके अंदर देंगे तो अनुमानित मान 0.3 का भाग 3 छंग 18, फिर पीछे बचेंगे 2, लगभग 66 किलोमीटर की दूरी प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों की गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले जब बिजली की चमक दिखाई देती है वहीं कुछ समय पश्चात ही बादलों के गरजने की ध्वनि हम सुनते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? हमें प्रकाश पहले क्यों दिखाई देता है, वहीं उसकी ध्वनि इतनी लेट क्यों सुनाई देती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से बहुत ही कम होता है।
सामान्यतः प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है, अर्थात वह 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर पार कर सकता है। वहीं ध्वनि का वेग केवल 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। इसलिए बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, वहीं उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप आसानी से सुन सकते हैं। इसलिए बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का एक प्राकलन हम यहाँ से कर सकते हैं कि वायु की ध्वनि में चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ही होती है, अर्थात 3.46 किलोमीटर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और प्रश्न आपके पास है। ये यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, अर्थात जो कार का जो दूरी मापने का जो यंत्र होता है उसे ओडोमीटर के नाम से जाना जाता है, वह एक 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। आप यात्रा समाप्त कर चुके हैं और उस समय आपका ओडोमीटर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। यदि उस यात्रा में आपको 8 घंटे लगे हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में ही आपको ज्ञात करना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम करें तो सबसे पहले हमने किया कि कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, तो 2400 में से 2000 गई 4000 किलोमीटर। दूरी तय करने में लगा समय 8 घंटे, तो 400 किलोमीटर को तय करने में 8 घंटे लगे, तो 8 पंजे 40 और 50 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो गाड़ी चलती है, अर्थात उसका किलोमीटर प्रति घंटा का मात्रक हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा। अब ऊपर मात्रक किलोमीटर में है, आपको उसे मीटर में बदलना है, तो इसलिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं यानी इंटू 1000। वहीं 1 मिनट में 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए ऊपर 3600, जहाँ 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। अब 500/36 और जब आप इसके में भाग देंगे तो मान आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस में, वहीं 13.9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो वस्तु गति करती है। आज के प्रश्नोत्तर में आप करेंगे चाल व वेग में अंतर बताइए। आज के प्रश्न मैंने भाग 1, भाग 2 व भाग 3 तीनों से ही मिलाकर बनाए हैं, इसलिए आपको उत्तर ढूंढने होंगे। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है, अर्थात एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है जब वस्तु का औसत वेग और औसत चाल बराबर है। तो ऐसा कब हो सकता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर किसकी दूरी का आकलन करता है या किसको मापता है? जब वस्तु एक समान गति होती है तो उसका मार्ग कैसे दिखाई देता है? अगला, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? अंतरिक्ष यान यानी निर्वात से एक सिग्नल आया, तो सिग्नल यानी आप ये कह सकते हैं प्रकाश के वेग से आया, तो प्रकाश के वेग से आया तो उसे 5 मिनट उसे समय लगा, तो सोचिए कितनी दूरी हो सकती है। जहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है। धन्यवाद।